हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2023 के बारे में कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक रिलीज़ किया जाएगा और इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ठीक है। और साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोगों की इस एग्ज़ाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी या फिर क्या पात्रता रहनी चाहिए या फिर होनी चाहिए। ठीक है। अब एक और पॉइंट यहाँ पर मैंने इसलिए मेंशन किया है कि काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं डीएलएड वाले कि हम लोग पेपर 1 दे सकते हैं या फिर पेपर 2। तो मैंने इस चीज़ को अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है और मे भी यूट्यूब पर मैंने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि अभी तक आप लोगों को कोई भी यूट्यूब वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा जिन्होंने डीएलएड को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कौन से बच्चे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है। तो मैंने इस पॉइंट को इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और काफ़ी बच्चों का मैसेज आता है कि भाई हम लोगों ने डीएलएड की हुई है तो हम लोग पेपर 1 के लिए एलिजिबल रहेंगे या पेपर 2 के लिए। तो मैं अच्छे से ये चीज़ भी आप लोगों की क्लियर कर दूंगा। और हम साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों की बेस्ट बुक कौन सी रहती है सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो आप लोगों को मैं बेस्ट बुक भी बताने वाला हूँ और साथ ही आप लोगों का जो सिलेबस होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब हम जानते हैं आप लोगों को जो सीटेट 2023 का नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम है आप लोगों का नोटिफिकेशन कब रिलीज़ किया जा सकता है और आप लोगों का एग्ज़ाम कब हो सकता है। दोनों चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोगों को ये बताने से पहले मैं ये बता दूं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है कोरोना से पहले साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता था, पर कोरोना आने के बाद इस एग्ज़ाम को साल में 1 बार ही कंडक्ट करवाया जाने लगा। बट फाइनली आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस एग्ज़ाम को साल में 2 बार कराने की अब मंजूरी मिल गई है। तो अब से जो आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार ही हुआ करेगा। और जब साल में 2 बार इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता था तो जो पहला एग्ज़ाम था वो जुलाई में हुआ करता था और जो सेकंड एग्ज़ाम था वो आपका दिसंबर में हुआ करता था। ठीक है। तो इतनी चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भैया इस साल 2023 में पहला एग्ज़ाम या फिर एक ही एग्ज़ाम होता है तो वो कब देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसके रिगार्डिंग ये बता दूं कि अभी तक जो भी न्यूज़ निकल के आई है, जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो यही है कि आप लोगों को जो सीटेट 2023 का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई या फिर अगस्त में आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, जुलाई या फिर अगस्त में आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है सीटेट 2023 का। अगर इन दोनों महीने में आप लोगों का एग्ज़ाम होता है तो इसका जो नोटिफिकेशन रहता है सीटेट 2023 का वो 2 महीने पहले, कम से कम 2 महीने पहले रिलीज़ करते हैं। तो 2 महीने पहले अगर रिलीज़ किया तो आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को अप्रैल या फिर मिड मई या फिर स्टार्ट मई में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में होता है तो आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है 2 महीने पहले रिलीज़ कर दिया जाता है। तो अगर जुलाई अगस्त में आप लोगों का एग्ज़ाम होता है सीटेट का तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो 2 महीने पहले मतलब अप्रैल महीने में या फिर मई में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर अप्रैल मई में अगर आप लोगों को सीटेट 2023 का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता तो आप लोगों को जो एग्ज़ाम है वो जुलाई अगस्त में नहीं होगा। ठीक है। तो इतनी चीज़ आप लोगों की अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम जुलाई के आसपास होता है तो उसका नोटिफिकेशन 2 महीने पहले देखने को मिल जाता है। तो 2 महीने कब होते हैं आप लोगों के अप्रैल और मई में ही होते हैं। तो अगर इन दोनों महीने में देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन तो ठीक है। अगर नहीं मिलता तो आप लोगों का एग्ज़ाम ना जुलाई में और ना ही अगस्त में होना। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि फिर इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसका जो एग्ज़ाम है साल में अभी एक बार तो होना ही होना है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम फिर दिसंबर के आसपास जा सकता है। ठीक है। तो आप लोग सीटेट 2023 में एक एग्ज़ाम तो आपका होना ही है, ये बात तो 100% श्योर है। ठीक है। ये बात तो 100% है कि आप लोगों का एक बार तो एग्ज़ाम होना ही है। तो आप लोग इसी को टारगेट करिए कि एक बार तो हमें देना ही है इस साल में एग्ज़ाम। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए हो और मे भी हो सकता है आप लोगों का एग्ज़ाम जुलाई में भी हो जाए और दिसंबर में हो जाए, इस साल वो एग्ज़ाम हो जाए आप लोगों के सीटेट के। तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है। पर जैसे ही अपडेट आएगी कोई ऑफिशियल मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। और फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी तक जो सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती आई है वो है सीबीएसई, है ना। सीबीएसई आप लोगों का अभी तक सीटेट का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाती आई है। बट अभी सुनने में आ रहा है, कुछ टाइम से बात चल रही है कि इस एग्ज़ाम को अब एनटीए, ठीक है, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवा सकती है। ठीक है। इस पर अभी बात ही चल रही है, 100% यहाँ पर
श्योरिटी नहीं है। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम सीबीएसई नहीं कंडक्ट करवाया तो आप लोगों को जो सिलेबस है वो सेम ही रहेगा। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम एनटीए ने कंडक्ट करवाया तो आप लोगों का सिलेबस में कुछ थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है। और बाकी अगर इस एजेंसी ने कंडक्ट करवाया, एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, तो आप लोगों का सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। अगर सीबीएसई कंडक्ट करवाती है इस बार भी तो आप लोगों का सिलेबस एज इट इज़ वही रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको जो सिलेबस दिखाने वाला हूँ मैं वो भी आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। अब हम बात करते हैं आप लोगों की नेक्स्ट स्लाइड पर जाकर कि आप लोगों के इस एग्ज़ाम के लिए पात्रता या फिर एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए। तो चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेपर 1। तो जो पेपर 1 जो होता है आप लोगों का वो किस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए होता है, वो 1 to 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए होता है। और जो इसके टीचर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, या तो पीआरटी कहलाते हैं या फिर प्राइमरी टीचर वो कहलाते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों की इतनी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की पेपर 1 के लिए। तो आप लोगों को उसमें इस पेपर 1 के लिए आप लोगों के पास 12th या फिर सीनियर सेकेंडरी कह लो या फिर इंटरमीडिएट कह लो, आप लोग वो 50% के साथ पास आउट होने चाहिए आप। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि पेपर 1 के लिए आप लोग जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। पहली बात तो आप लोगों की इंटर होनी चाहिए, वो भी 50% के साथ, है ना। तो इंटर होनी चाहिए, चाहे आप आर्ट्स से हो चाहे आप साइंस से हो, वो डजेंट मैटर, पर आप लोगों की इंटर होनी चाहिए 50% के साथ। और उसके साथ या तो आप लोगों ने बीएलएड की हो या फिर आप लोगों ने डीएलएड की हो या फिर डाइट, इसको बोलते हैं डीएलएड को ही, है ना। तो इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में बेसिकली डीएलएड और दिल्ली में भी डीएलएड बोला जाता है इसको। तो डाइट भी बोल देते हैं इसको, बीटीसी भी बोल देते हैं, है ना। तो आप लोगों के पास पेपर 1 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट होनी चाहिए 50% के साथ। और उसके बाद या तो आपने डीएलएड किया हो, ये 4 ईयर का प्रोग्राम होता है। ठीक है, बीएलएड सॉरी, तो बीएलएड जो होता है वो 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, आफ्टर 12th किया जाता है। और आप लोगों का जो डीएलएड है वो 2 ईयर प्रोग्राम होता है ना। तो आप लोगों के पेपर 1 के लिए इतनी चीज़ होनी चाहिए। अब जो मैंने एक पॉइंट और मेंशन किया है थंबनेल में कि डीएलएड वाले स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, उनको जो कन्फ्यूजन है वो भी मैं आगे जाके दूर करूँगा आप लोगों का, जब मैं पेपर 2 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूंगा उसके बाद, है ना। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। तो अब बढ़ते हैं आप लोगों के पेपर 2 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेपर 2 के लिए, है ना। तो जो पेपर 2 होता है आप लोगों का वो होता है क्लासेस 6 to 8 के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। और जो इसके टीचर बनते हैं वो कहलाते हैं टीजीटी टीचर या फिर जूनियर टीचर, है ना। तो इतनी चीज़ आप लोगों के लिए क्लियर हो गई। अब बात करते हैं पेपर 2 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपके पास ग्रेजुएशन में 50% होना ज़रूरी है। मतलब अगर आप लोगों ने बीए बीएससी बीकॉम की हुई है तो उसमें आप लोगों के पास 50% होना ज़रूरी है। और उसके साथ अगर आप लोगों ने बीएड की है तो आप लोग पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, साथ ही पेपर 1 के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो कहने का मतलब ये है, जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो सीटेट के दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं, है ना। और उससे पहले क्या होता था, मैं आपको ये बता दूं, जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं तो जो वो जैसे बीएड प्रोग्राम होता है 2 ईयर का, तो अगर वो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर में हुआ करते थे तो वो सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते थे अपीयरिंग में डालकर फॉर्म को, है ना। मतलब अगर आप लोग जो बीएड के स्टूडेंट्स से पहले ऐसा हुआ करता था 2022 से पहले, जो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स थे वो सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते थे, पर फर्स्ट ईयर वाले सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे। ओनली अपीयरिंग ईयर वाले स्टूडेंट्स ही दे सकते थे सीटेट का एग्ज़ाम। बट अब ये रूल को चेंज कर दिया 2022 से। अब इसमें ये कर दिया है कि जो भी स्टूडेंट्स अगर बीएड कर रहे हैं तो उन्होंने काउंसलिंग करवा ली, उसके बाद एडमिशन ले लिया है, तो वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही दे सकते हैं, वो दोनों के लिए एलिजिबल हैं। बस आपने काउंसलिंग करवा के एडमिशन ले लिया हो, अब चाहे आपके एग्ज़ाम हुए हो फिर ना हुए हो, डजेंट मैटर। अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर सेकंड सेमेस्टर में या फिर फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकंड ईयर में, आप लोग सीटेट का दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ये रूल है बीएड वालों के लिए, है ना। तो इतनी चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आप लोगों के डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए, उनका काफ़ी ज़्यादा डाउट है, मैं क्लियर करता हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डीएलएड वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम लोग पेपर 2 दे सकते हैं या फिर पेपर 1 दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला तो मैं आपको बता दूं, जो भी डीएलएड वाले स्टूडेंट्स हैं वो पेपर 1 तो दे ही सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता रखी है। अब जो बात आती है वो आती है पेपर 2 के ऊपर सारी कहानी, और ये आपको से एक्सप्लेन करके नहीं बताता। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो डीएलएड पेपर 2 को बताने से पहले आप लोगों को डीएलएड को समझना होगा। तो जो डीएलएड है, हर स्टेट में इसके अलग अलग
क्राइटेरिया रहते हैं डीएलएड करने के, है ना। तो एलिजिबिलिटी जो होती है डीएलएड करने की वो हर स्टेट में अलग अलग होती है। कहीं पे 12th पास मांगते हैं ओनली, और कहीं पे ग्रेजुएशन प्लस 12th मांगते हैं। अब जैसे अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश से डीएलएड करना चाहते हैं तो उनके पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12th प्लस ग्रेजुएशन, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, शायद आप लोगों को कोई ना दे, ठीक है। और जो दिल्ली जैसा शहर है, और दिल्ली जैसे शहर से अगर आप लोग डीएलएड करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास खाली ओनली 12th होना ही ज़रूरी है, उसके बाद आप लोग डीएलएड कर सकते हैं, है ना। तो इतनी चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई कि हर स्टेट के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास ग्रेजुएशन प्लस 12th होना ज़रूरी है, तब आप जाके उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर सकते हैं। अगर आप लोग दिल्ली से हैं तो आप लोगों के पास खाली 12th होना ज़रूरी है और उसके बाद आप लोग डीएलएड कर लेते हैं, है ना। तो अब बात आती है कि कौन से स्टूडेंट पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आफ्टर 12th डीएलएड की है तो वो लोग पेपर 2 के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब ये बच्चे कब एलिजिबल हो जाएंगे पेपर 2 के लिए, तो ये तब एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप लोगों ने 12th के बाद डीएलएड की हुई है, और डीएलएड के बाद फिर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली अपनी, तो आप लोग पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, नो इशू, ठीक है। अगर जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th के बाद डीएलएड की हुई है और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन भी कर ली है तो आप लोग पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और अगर जो उत्तर प्रदेश वाले स्टूडेंट्स हैं जैसा कि जिन्होंने डीएलएड 12th के बाद की है और उनके लिए जो एलिजिबिलिटी थी उनके स्टेट में वो 12th प्लस ग्रेजुएशन थी, तो वो लोग डायरेक्ट एलिजिबल होते हैं पेपर 2 के लिए, है ना। तो इतनी चीज़ आप लोग के लिए क्लियर हो गई। आपको एक बार सिंपल लैंग्वेज में और बता देता हूँ। अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th के बाद ओनली डीएलएड की है तो आप लोग ओनली पेपर 1 के लिए ही एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने आफ्टर 12th डीएलएड भी कर ली है और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिए तो आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने स्टेट से डीएलएड की और वहाँ पे जो डीएलएड का क्राइटेरिया रहता है वो होता है 12th प्लस ग्रेजुएशन, तो वो बच्चे डायरेक्ट पेपर 2 और पेपर 1 में बैठ सकते हैं, है ना। तो इतनी चीज़ आप लोगों की क्लियर कर दी मैंने। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आप लोगों के पेपर 1 सीटेट पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। तो ये जो होता है आप लोगों को होता है 1st to 5th स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो इसका जो सिलेबस है इसमें बेसिकली आपको 5 पॉइंट देखने को मिलेंगे, 5 टॉपिक देखने को मिलेंगे, ABCDE, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट है आप लोगों के पेपर 1 के सिलेबस में। तो मैं इसको अच्छे से क्लियर करता हूँ। जो पहला पॉइंट है आप लोगों का वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। और जो सेकंड पे आती है वो आती है आपकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ये आप देख सकते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो इसका मैं बता दूं, जब आप सीटेट का फॉर्म फिल करोगे तो उसमें 20 लैंग्वेज देखने को मिलेंगी आप लोगों को। तो उसमें से आप लोगों को 2 सिलेक्ट करनी है। तो पहली जो रखनी है वो लैंग्वेज 1 में रखनी है और जो दूसरी सिलेक्ट करोगे वो लैंग्वेज 2 में करोगे। तो आप लोगों की जो क्षेत्रीय भाषा है या फिर मातृभाषा बोल सकते हो उस एरिया की, तो आप लोग अपने पसंद के अनुसार या फिर अपने इंटरेस्ट के अनुसार लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मैंने जो यहाँ पर हिंदी को चूज़ किया लैंग्वेज 1 में और इंग्लिश को लैंग्वेज 2 में चूज़ किया है, क्योंकि यही बेस्ट तरीका है। जिन भी बच्चों को हिंदी इंग्लिश आती है तो लैंग्वेज 1 में वो हिंदी चूज़ कर सकते हैं और जो लैंग्वेज 2 है उसमें आप लोग इंग्लिश चूज़ कर सकते हो। बाकी आप लोगों को 20 लैंग्वेज मिलती हैं, तो आप उसमें से अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को चूज़ कर सकते हो। तो पहला क्या हो गया आप लोगों को CDP हो गया, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। सेकंड लैंग्वेज 1 जो आप चूज़ करोगे और लैंग्वेज 2, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पर पिक किया वो हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा को पिक किया है ना। तो आप लोगों का जो 4th पॉइंट आता है वो आता है गणित और शिक्षा शास्त्र। ये आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स एंड पेडागोगी, ठीक है। और जो आप लोगों का 5th पॉइंट है उसको बोलते हैं पर्यावरण और शिक्षा शास्त्र या फिर एनवायरमेंटल और पेडागोगी, ठीक है। मतलब इसको EVS भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये आप लोगों का पेपर 1 का सिलेबस हो गया। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो शुरू के 3 टॉपिक हैं ये, ठीक है, CDP, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सेम ही होते हैं। मतलब ये आप लोगों को जो 3 टॉपिक हैं ये पेपर 1 में भी सेम होते हैं और पेपर 2 में ही सेम होते हैं। इनके जितने भी टॉपिक होते हैं वो भी सारे सेम होते हैं। बस इसमें इतना अंतर रहता है कि जो एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है तो पेपर 1 में थोड़े इजी क्वेश्चन होते हैं और जो पेपर 2 है उसमें थोड़े से हार्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हार्ड का मतलब ये नहीं ज़्यादा ही हार्ड पूछ ली जाए, पर एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट पेपर से इसका जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि जो पेपर 2 होता है वो आपका 6th and
8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होता है और जो पेपर 1 है आप लोग देख सकते हैं 1st एंड 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो आप लोगों को इतनी चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो शुरू के 3 सिलेबस हैं, 3 टॉपिक जो हैं आप लोगों के, ये पेपर 1 और पेपर 2 में सेम ही रहते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये आप लोगों को शुरू के 3 टॉपिक पेपर 1 और पेपर 2 में सेम रहते हैं, बस क्वेश्चन का जो लेवल होता है पूछने का वो थोड़ा सा अप एंड डाउन कर देते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आप लोगों के पेपर 2 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आप लोगों के पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। तो पेपर 2 जो है आप लोगों का वो होता है 6 to 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पेपर 1 में बता दिया कि जो शुरू के 3 टॉपिक हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही सेम रहते हैं, बस इनका जो क्वेश्चन का लेवल होता है पूछने का वो थोड़ा सा अप एंड डाउन कर दिया जाता है। तो पेपर 2 में आप लोगों के शुरू के 3 टॉपिक तो वही मिलेंगे जो मैंने आपको पेपर 1 में बता दिया है ना। तो आप लोगों को जो 4th टॉपिक देखने को मिलेगा वो होते हैं आप लोगों के टीचिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसा कि अगर आप लोगों ने बीए या फिर बीकॉम की हुई है तो आप लोग क्या दोगे, सामाजिक विज्ञान और शिक्षा शास्त्र का जो पेपर में आप लोगों को पोर्शन मिलेगा या भाग मिलेगा वो आप लोग एसएसटी को सॉल्व करोगे, मतलब सोशल साइंस एंड पेडागोगी को, जो बच्चे बीए वाले हैं और बीकॉम वाले हैं, है ना। और जो बच्चे साइंस वर्कर से, मतलब जिन्होंने भी बीएससी की हुई है, वो लोग गणित और विज्ञान के पोर्शन को सॉल्व करेंगे पेपर में, है ना। तो मैथमेटिक्स और एवं एंड साइंस। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। शुरू के 3 टॉपिक सबके लिए सेम है। फिर उसके बाद आते हैं आप लोगों को पेपर 2 में टीचिंग सब्जेक्ट। तो जो बच्चे बीए और बीकॉम किए हुए हैं वो सामाजिक विज्ञान और शिक्षा शास्त्र वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, और जो बच्चे साइंस वर्कर से, मतलब बीएससी किए हुए हैं, वो लोग गणित और विज्ञान के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा आप लोगों का जो टॉपिक है कितने नंबर का आपका पूछने को मिलता है। तो हम बात करते हैं आप लोगों के पेपर 1 से दोबारा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक रहता है वो आता है आप लोगों को 30 नंबर का। लैंग्वेज 1 आती है आप लोगों की 30 नंबर की, और लैंग्वेज 2 आती है आप लोगों की 30 नंबर की, और गणित और शिक्षा शास्त्र ये भी आती है आप लोगों की 30 नंबर की, और जो पर्यावरण ईवीएस इसको बोलते हैं ये भी आती है 30 नंबर की। तो इस हिसाब से आप लोगों के 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और 150 ही नंबर का पेपर होता है आप लोगों का, मतलब कि जो एक क्वेश्चन है आप लोगों का वो 1 नंबर का ही होगा, है ना। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, तो आप लोग कोई क्वेश्चन गलत करे आओगे तो नो इशू, ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन का नेगेटिव मार्क होंगे उस क्वेश्चन से, है ना। तो इसमें 150 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, 150 का ही पेपर होता है आप लोगों का पेपर 1। और एज इट इज़ सेम आप लोगों का मैं दिखा देता हूँ, जो पेपर 2 होता है वो आपका 30 नंबर का इस पोर्शन से आता है सीडीपी। लैंग्वेज 1 भी आप लोगों की 30 नंबर की आती है, और लैंग्वेज 2 भी आप लोगों की 30 नंबर की आती है। और जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट है ना, अब जैसे जो आर्ट वाले स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए एसएसटी का जो पोर्शन है ये सामाजिक विज्ञान का वो आएगा 60 नंबर का, और 60 ही क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। और सेम आप लोग बीएससी किए हुए हो, मतलब साइंस वर्ग के स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों के यही 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 करने होंगे आप लोगों को। तो इस हिसाब से सबको हम कैलकुलेट करते हैं, तो वही होता है, 150 नंबर का पेपर होगा और 150 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मतलब जो पर क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का ही होगा, है ना। तो इतनी चीज़ आप लोगों के लिए क्लियर हो गई। अब आपका थोड़ा सा डाउट रहेगा कि हम लोगों को पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, है ना। तो चलिए वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि पेपर 1 भी आप लोगों का 150 नंबर का होता है, और पेपर 2 भी आप लोगों का क्या होता है 150 नंबर का होता है। 1 और 2 दोनों 150 नंबर के होते हैं। तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको 150 में से कितने नंबर लाना ज़रूरी है पास होने के लिए, 150 में से 90 नंबर लाना कंपलसरी है। तब आप इस एग्ज़ाम को पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 उसको क्वालिफाई कर लोगे, है ना। तो यही आपकी वैल्यू है, 90 नंबर आपको लाना ज़रूरी है। और जो बच्चे ओबीसी वाले हैं, ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको 150 में से कितने नंबर लाने हैं, तो उनको लाने 82 नंबर लाने हैं 150 में से। ठीक है, तब आप लोग पास हो जाओगे इजीली इस पेपर 1 और पेपर 2 पे। मतलब जो आप लोगों को 82 लाने हैं वो पेपर 1 में भी 82 लाने हैं पास होने के लिए, और पेपर 2 में भी 82 लाने हैं पास होने के लिए। कितने में से 150 में से, है ना। तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को 90 नंबर लाने हैं 150 में से ईच पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। और अगर आप लोग ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को 150 में से 82 नंबर लाने हैं सीटेट का एग्ज़ाम पास करने के लिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दी है। अगर वीडियो यहाँ तक देखे तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और फ्रेंड्स अभी जो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न चल रहा है कि इस एग्ज़ाम को सीबीएसई कंडक्ट करवाएगा या फिर एनटीए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था
तो अगर NTA कंडक्ट करवाता है तो आप लोगों के सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों के सिलेबस को डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि अगर NTA ने कंडक्ट करवाया आप लोगों का एग्ज़ाम तो जो आपका सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक चेंज हो सकते हैं, है ना। तो जो मेन टॉपिक रहते हैं 5 जो मैंने आपको बताया, 5 और पेपर 2 में 4, तो वो तो सेम रहने हैं, पर उनके अंदर जो डिटेल टॉपिक होते हैं ना उसमें से कुछ अप एंड डाउन्स कर सकते हैं या फिर कुछ हटा सकते हैं, कुछ नए ऐड कर सकते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाएगा मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना। और फ्रेंड्स अब मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की जो बुक है, आप लोग बोलते रहते हो भाई हमें कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको बेस्ट बुक बता देता हूँ। जो पेपर 1 के लिए बुक आती है वो भी, और पेपर 2 के लिए, तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों बुक आती हैं, अरविंद पब्लिकेशन की बुक आती है, यही बेस्ट बुक है। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं और मोस्टली जो टीचर लोग हैं वो इसी बुक से पढ़े हुए हैं, तो आप लोग इस बुक की तरफ जा सकते हैं। अगर आप लोगों को कैसे वाई करनी है या फिर जो भी कुछ डिटेल में पूछना है, ठीक है, ऑफलाइन भी मिलती है और ऑनलाइन भी मिलती है ये बुक। तो अगर आप लोगों को जाननी है कौन सी बुक है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा या फिर आप लोगों को बता दूँगा फोटो के थ्रू कि ये बुक है, आप ले सकते हो जाकर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम तो यूट्यूब से ही पढ़ लेंगे, है ना, डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स आप लोग कभी सक्सेस हो नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोगों के पास बुक होना बहुत ही ज़रूरी है। और बुक की जो सेल्फ स्टडी होती है ना वो बहुत ही, जो इससे जो आप लोग नॉलेज गेन करते हो वो बहुत स्टेबल और स्थायी रहती है, वो आपकी पढ़ाई, ना कि यूट्यूब की, है ना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप लोग यूट्यूब से नहीं पढ़िए, आप लोग पढ़ सकते हैं, नो इशू। बट मैं आपको इतनी चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो ऑनलाइन का चला है ना वो कुछ सालों से ही चला है, पर उससे पहले जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ करते थे सारे लोग बुक से ही प्रिपरेशन करते थे और आप लोगों से ज़्यादा बेहतर नंबर लाया करते थे। और जो आप लोगों के टीचर ऑलरेडी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं ना वो भी इन बुक के पढ़े हुए हैं, है ना। तो मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं इतने मैच्योर तो होंगे कि खुद से बुक को पढ़ सकें और हर चीज़ को समझ सकें, अगर आप लोगों ने बीएड अच्छी तरीके से की है तो, है ना। तो अगर आप लोग खाली वाईटी पर भरोसा करेंगे, मतलब यूट्यूब पर भरोसा करेंगे, तो आप लोग में भी पास आउट ना कर पाएँ एग्ज़ाम। बट अगर आप लोगों के पास बुक होती है और आप फिर यूट्यूब से पढ़ते हैं तो आप लोग काफ़ी अच्छी और बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपना सीटेट एग्ज़ाम पहले अटैम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि आप लोग यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, नो इशू, बट आप लोगों के पास बुक भी होना ज़रूरी है, ठीक है। और जो बुक है मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अरविंद पब्लिकेशन की अच्छी बुक है, आप लोग इससे पढ़ सकते हैं, है ना। तो यही था पूरा वीडियो में, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हर चीज़। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो में, उम्मीद करता हूँ और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करोगे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, क्योंकि सीटेट एग्जाम 2023 से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी हम अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, अपडेट कर देंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इन दोनों की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।